हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम नेहा है और मैं लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की एजुकेटर हूँ। और आज मैं आपको बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और जिसका नाम है बर्थ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हमारी कहानी के दो बड़े हीरो हैं। एक तो हैं आपके हर्बर्ट बॉयर और दूसरे हीरो हैं आपके स्टेनली क्वाइन। ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं ना, इन दोनों ने मिलकर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी। रिकॉम्बिनेंट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की शुरुआत की। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है जब हम दो अलग अलग सोर्सेज या ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया सुपर डीएनए तैयार करते हैं, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। ठीक है, ये रास्ता इतना इजी तो नहीं था। लेकिन हम सबसे पहले हीरो से मिलते हैं जिनका नाम है हर्बर्ट बॉयर, जो कि आप इस स्लाइड पर देख भी रहे हो इनकी पिक्चर। तो ये हमारे सबसे पहले हीरो हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इनकी कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हर्बर्ट बॉयर, जो हमारे सबसे पहले हीरो हैं। बेसिकली इन्हें पुरानी किताबी बातों से ज़्यादा कुछ नए ढूंढने का जुनून था। 1969 में UCSF में रिसर्च करते वक्त उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक कमाल की चीज़ ढूंढी। मतलब ये आपका कोई बैक्टीरिया था, ई कोलाई, ये आपका बैक्टीरिया है मान लो। उन्होंने इसके अंदर एक कमाल की चीज़ ढूंढी जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। स्टूडेंट, ये कोई आम एंजाइम नहीं था, ये नेचर की दी हुई एक स्टिक मॉलिक्यूल सीजर या यूँ कहें एक कैंची थी। अगर हम आम कैंची से रस्सी काटते तो हैं, पर वो सीधी कटती है। अगर आप किसी भी रस्सी को कैंची से काटोगे तो वो सीधी कटेगी। ठीक है, लेकिन इस कैंची की बात कुछ अलग थी। ये जब भी कट करती थी तो एक डीएनए पे जब भी ये कट करती थी तो उसमें ना एक सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग क्रिएट होते थे। कैसे होते थे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ये सब स्लाइड्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा लिख रही हूँ। तो इसमें क्या था कि मान लो कि ये आपका डीएनए है और इसमें ये एक ऐसी कोई स्पेसिफिक साइट है डीएनए के अंदर जहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता था डीएनए को। ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पे भी कट कर सकता है, डीएनए के कहीं और जगह पे कट कर जाए, नॉन स्पेसिफिक साइट पे कट कर जाए। नहीं, ये हमेशा स्पेसिफिक जगह पर ही कट करता था और कट करने के बाद एक ओवरहैंग क्रिएट कर देता था। कैसे? फॉर एग्जांपल, हालांकि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैं समझाऊंगी तब तो मैं इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoRI। ठीक है, ये काम कैसे करता है? इसके पास जो साइट होती है ना, वो होती है आपकी इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की आपके पास ना इसकी एक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है डीएनए पे। अब क्या होता है ना, डीएनए में ये जो एंजाइम है, एक कट ये यहाँ लगाता है और एक कट ये यहाँ लगाता है। तो कट करने के बाद ना इस तरीके से ये आपका स्टिकी एंड बनता है। ये ऐसे, मतलब इस तरीके से एक एंड, तो जैसे इसी को तो ओवरहैंग बोलते हैं जिसमें आपको एक सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है। ये तो डबल है, यहाँ पर आपको एक सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है। दूसरी तरफ का कट होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से। इन्हीं को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए पे कट करता था तो उसके बाद ये आपके स्टिकी एंड जनरेट होते थे और ये आपस में आसानी से चिपक सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप स्टिकी एंड्स। ठीक है, बॉयर के पास अब कैंची तो थी, मतलब कैंची रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी, लेकिन उनके पास डीएनए को कहीं भी ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की। ये तो थी पहले हीरो के बारे में बात कि उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी। अब जो दूसरे हीरो हैं हमारे पास, स्टेनली, ये हमारे दूसरे हीरो हैं। इन्होंने बेसिकली ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में
एक अलग ही मिशन पर ये थे, वहाँ ये रिसर्च कर रहे थे प्लाज्मिड पर। अब बेसिकली ये सवाल उठता है प्लाज्मिड क्या होते हैं। अब जैसे आपका ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक तो होता है आपका मेन क्रोमोसोम जो कि एक नॉर्मल डीएनए होता है, उसके अलावा एक छोटा सा ये जैसे आप देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं, इन्हीं को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब कोहेन ने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ ली थी जिससे वो इस प्लाज्मिड को, ये प्लाज्मिड है, ये जो आप अभी देख रहे हो, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाल भी सकते थे, इसको निकाल भी सकते थे और वापस डाल भी सकते थे। यानी कोहेन के पास एक ऐसी सेलुलर व्हीकल थी जो किसी भी डीएनए को कैरी कर सकती थी। अब सोचिए स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट के पास डीएनए काटने की कैंची है जो कि हर्बर्ट बॉयर हैं, और दूसरे के पास उसे ले जाने वाली गाड़ी है जो कि स्टेनली कोहेन ने डिस्कवर की, पर दोनों अलग अलग शहरों में थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। मतलब दोनों अलग अलग डिस्कवरी कर रहे हैं पर एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर एक चमत्कार होता है, क्या 9 नवंबर की बात है, नवंबर 1972 में यूएसए का एक शहर था हवाई करके, एक खूबसूरत आइलैंड पर एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ठीक है, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दिन भर लेक्चर सुनने के बाद दोनों शाम को एक लोकल स्नैक पर में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। ठीक है, मान लो ये कोई आपका रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ये दोनों मिलकर कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी के उस टेबल पर बातों बातों में उन्होंने सोचा कि अगर हम वॉयर की कैंची से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काटें और उसे कोहेन की प्लाज्मिड वाली गाड़ी में बिठा दें तो क्या होगा। बस कॉफ़ी की उस एक टेबल पर दोनों ने हाथ मिलाया और दोस्ती हो गई। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती होगी। अब 1973 आता है आपका, ये मैंने अभी डिस्कस किया था इस प्लाज्मिड का जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो कहने का मतलब है कि 1973 का वो साल था, उन्होंने लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया। 1973 की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक बैक्टीरिया था सैल्मोनेला बैक्टीरिया, और अगर पता हो आपको ये वही बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इसी बैक्टीरिया से एक जीन आइसोलेट की, और वो जीन थी आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो जीन होती है जिस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, मतलब उसके लिए रेजिस्टेंस शो करती है। और उन्होंने क्या किया कि उस बैक्टीरिया से वो जीन निकाल ली। ठीक है, मान लो ये बैक्टीरिया था, जैसे कि मैंने बताया ये वाला बैक्टीरिया, इसमें से आपने एक जीन निकाली, मान लो कि वो जीन ये थी। ठीक है, और उसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में, जो स्टेनली कोहेन ने प्लाज्मिड आपका बनाया था, प्लाज्मिड जो उन्होंने प्लाज्मिड की जो डिस्कवरी की थी वो लिया। ये आपका प्लाज्मिड और ये आपकी जीन, इन दोनों को आपस में कंबाइन किया, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, और ये आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको इन्होंने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसको इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब जब हम इसको होस्ट के अंदर डाल देते हैं ना, उसे हम इस बायोटेक की टर्म में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। और इन्होंने इन दोनों को जोड़ा कैसे, वही रिस्ट्रिक्शन इंजाइम का यूज़ करके आपने जीन को कट किया था ना, सेम उसी इंजाइम को यूज़ करके आप यहाँ पे भी कट मारते हो, तभी तो ये ओपन होगा और ये जीन इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो सेम इंजाइम को यूज़ करते हैं जो कि हर्बर्ट बॉयर ने डिस्कवर किया था, जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, उससे हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शन इंजाइम का यूज़ इन दोनों पर किया जाता है और फिर फाइनली इनको जोड़कर फिर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इस तरह से हमारे पास आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम इसका फ़ायदा क्या हुआ, कि एक एक्सपेरिमेंट ने इसका फ़ायदा क्या हुआ ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरी मेडिकल साइंस को बदल दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ, रब कर देती हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ इसका, क्योंकि इसने तो बहुत एक
बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस को ही पूरा चेंज कर दिया। तो बेसिकली पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जब किसी को डायबिटीज़ होती थी तो मारे गए जानवरों जैसे कि पिग और कऊ के पैनक्रियाज, ये पिग है और ये कऊ, इनके ना पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे, जिससे लोगों को ना बहुत एलर्जी होती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो जो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया, फिर हमने उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म किया और फिर उसके बाद ना हज़ारों लाखों करोड़ों कॉपीज़ आपकी जनरेट हो जाती है। तो वहाँ उस टाइम पे इस बैक्टीरिया की जगह पे ना हम पिग्स का यूज़ करते थे और पिग या कऊ इनके अंदर से पहले प्रोड्यूस कर लेते थे इंसुलिन को और फिर उससे निकालते थे, और निकालने के लिए इनको मारा जाता था, मारा भी जाता था, और वो तो एथिकली भी सही नहीं है। लेकिन जब ऐसा किया भी गया तो उससे ना बहुत सारे लोगों को एलर्जी होने लगी। लेकिन बॉयर और कोएन की वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि इंसान का जो इंसुलिन बनाने वाली जीन थी उसको उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और उसे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला और बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया। अब बैक्टीरिया तो हर 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई करता है, तो रातों रात उन्होंने बैक्टीरिया को एक फैक्ट्री बना दिया जो ढेर सारा प्योर ह्यूमन इंसुलिन बनाने लग पड़े। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपसे पूरा प्रोसेस डिस्कस किया ना, यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है पूरा का पूरा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से उन्होंने प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म किया और उससे ढेरों सारों कॉपीज़ प्रोड्यूस की, इसी इंसुलिन जीन को हमने, जैसे वहाँ पे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यहाँ डाला था ना, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अब हमने यहाँ पे अगर मैं इंसुलिन जीन डाल दूँ और फिर बैक्टीरिया के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँ तो हज़ारों लाखों करोड़ों कॉपीज़ बनेगी। तो आपके पास तो कितने अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपकी इंसुलिन बनने का जो कहानी थी वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो अब उस दिन हवाई में, उस शहर में अगर वो दोनों कॉफ़ी टेबल पर ना बैठे होते तो आज करोड़ों डायबिटीज़ के पेशेंट की जान बचना मुश्किल होता। यही थी हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जन्म की रियल कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसके आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ये मैंने जितनी भी चीज़ें आपसे डिस्कस की, ये सारा मैंने रेफरेंस लिया है एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसे अच्छे से देख सकें। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इन्होंने किस ईयर में क्या किया। जैसे कि 1973 में ही इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की शुरुआत की, और हर्बर्ट बॉयड साइंटिस्ट थे और स्टेनली क्वाइन ने क्या डिस्कवरी की। हर्बर्ट बॉयड ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की और स्टेनली क्वाइन ने डिस्कवरी की प्लाज्मिड की। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा आता। ये जो मैंने आपको अभी 3, 4, 5 स्लाइड्स होंगी आई थिंक, तो इसमें मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया ना, ये सिर्फ एनसीईआरटी की सिर्फ एक पेज पे मेंशन किया गया है, उसी को मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।